हेलो वेलकम बैक। आज का मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर। इसमें जैसे कि हमने एनर्जी स्टोर के बारे में आपको बताया था, तो वहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया था हाफ LI² और कैपेसिटर के लिए हाफ CV²। तो आज हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा डेराइव कर लेते हैं और कुछ चीज़ें जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ हमने आइडियल इंडक्टर और यहाँ लिखा है आइडियल कैपेसिटर। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा थोड़ा सा। कहते हैं कि आइडियल इंडक्टर या आइडियल कैपेसिटर, जैसे कि ये एक कैपेसिटर है, देखिएगा ये क्या है, एक कैपेसिटर है और ये क्या है, एक इसके अंदर ट्रांसफार्मर है। लेकिन ट्रांसफार्मर के अंदर एक्चुअली होता क्या है, वाइंडिंग्स होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, एक सेकेंड का वेट करेंगे आप लोग। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो इसके अंदर क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग होता है। वाइंडिंग ही तो एक इंडक्टर होता है। क्लियर है चीज़ें? जो वाइंडिंग होते हैं ना, ये वाइंडिंग है ना, यही तो इंडक्टर है। कॉइल है, कॉइल ही तो क्या कहलाता है, देखिए, ठीक है ना। तो कॉइल ही क्या कहलाता है, हमारा इंडक्टर, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये प्रैक्टिकली है जो एग्जिस्ट करता है। प्रैक्टिकल में क्या होते हैं, लॉस होगा ही होगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टिव पार्ट होंगे। लेकिन आइडियल हम उसको मानते हैं जिसमें ये मानते हैं कि उसके अंदर लॉस बिल्कुल है ही नहीं, जीरो लॉस है, उसको आइडियल बोलते हैं। प्रैक्टिकली आइडियल इंडक्टर या आइडियल कैपेसिटर एग्जिस्ट कभी नहीं कर सकता है ना। कभी भी कोई भी प्रैक्टिकली जो होगा उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होना ही होना है। तो आइडियल का मतलब, आइडियल फिर कोई कहेगा कि सर आइडियल क्यों पढ़ते हैं। देखिए, आइडियल हम इसलिए पढ़ते हैं कि आइडियल कोई इंडक्टर है और जो हमने प्रैक्टिकल कोई इंडक्टर बनाया, तो ये जो इंडक्टर बनाया ऐसा ना बना दूं कि इसमें बहुत ज़्यादा क्षति हो जाए। तो आइडियल हमारा इंडक्टर हमेशा बनाने का वो तात्पर्य होता है, वो हमारा मतलब इंडक्टर बनाने का पर्पस होता है कि वो हमेशा नियर क्लोज आइडियल की जाए। मतलब बहुत कम से कम लॉस हो तो हम समझेंगे बहुत बढ़िया इंडक्टर है, बहुत कम से कम उसके अंदर रेजिस्टेंस का पार्ट हो तो बहुत प्योर इंडक्टर के उसको श्रेणी में रखा जाए। क्लियर ना, ये मतलब होता है। इसका मतलब प्रैक्टिकली कोई आइडियल इंडक्टर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तुम ही सोचो, किसी वायर को वाइंडिंग कर रहे हैं, अगर वो कॉपर का है कंडक्टर तो वो बनेगा इंडक्टर, लेकिन वो इंडक्टर तो बन रहा है, लेकिन उस कॉपर वायर का अपना आंतरिक इंटरनल रेजिस्टेंस तो है ना। तो वो रेजिस्टेंस कैसे नेग्लिजिबल, जीरो कर सकते हैं, नहीं कर सकते है ना। उसको कम किया जा सकता है लेकिन जीरो नहीं किया जा सकता। तो प्रैक्टिकली में हर इंडक्टर के साथ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। अगर प्रैक्टिकल इंडक्टर की कोई बात करें तो हर इंडक्टर के साथ कुछ ना कुछ छोटा अमाउंट में रेजिस्टेंस रहता है। हम जब क्वेश्चंस वैसे बनाते हैं तो उस केस में इस रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी इंडक्टर होगा, जैसे ये ट्रांसफार्मर का इंडक्टर है, कॉइल है, इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, जीरो नहीं होगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर हम पढ़ते हैं तो देखते हो इंडक्टर तो है, साथ के साथ कुछ रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम भी बनाते हैं, है ना। वैसे ही ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर भी अगर है तो इस कैपेसिटर के अंदर देखिएगा क्या होता है, ये कैपेसिटर है तो इसमें भी कुछ ना कुछ लॉस है। तो प्रैक्टिकली ऐसा कोई कैपेसिटर नहीं हो सकता जिसमें क्षति ना हो, कुछ ना कुछ लॉस ना हो, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आइडियल जो हम मानते हैं, आइडियल इसलिए पढ़ते हैं कि आइडियल के अंदर कोई भी लॉस ना होता है। तो हम जो भी बनाए वो नियर क्लोज आइडियल जाए। आइडियल कभी बन नहीं सकता पर नियर क्लोज जाए, ऐसा ना बना दे जिसमें बहुत ज़्यादा लॉस है। और कोई कहेगा कि एक ऐसा है, एक ऐसा इंडक्टर हमने बनाया जिसमें 0.2 वाट का लॉस है, एक ऐसा इंडक्टर बनाया जिसमें 0.5 वाट का लॉस है, तो इसका मतलब ये इंडक्टर हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, ये है ना, ये लॉस है। तो इस तरीके से हम इंडक्टर से ये चेक करते हैं, कैपेसिटर से ये चेक करते हैं आइडियल से कि ये नियर क्लोज टू आइडियल कहाँ जाएगा, है ना, नियर क्लोज टू आइडियल जाए। इस चीज़ के लिए हम डिस्कस करते हैं। तो क्लियर है आइडियल और प्रैक्टिकल की चीज़ें। आइडियल बस हम स्टडी करते हैं कि कोई जो हम प्रैक्टिकल एलिमेंट बनाए, चाहे इंडक्टर या कैपेसिटर, वो नियर क्लोज जाए किसके, आइडियल के। बाकी आइडियल प्रैक्टिकली में यानी डेली लाइफ में आइडियल इंडक्टर या आइडियल कैपेसिटर कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब मैं अब चर्चा करूं थोड़ी सी। अब यहाँ पे बात आ रही है इंडक्टर में एनर्जी स्टोर जो बोला गया था आपसे, इस इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर जो बोला गया था वो बोला गया था हाफ LI², और कैपेसिटर जो एनर्जी का स्टोर करता है वो क्या होता है, हाफ CV²। आपको थोड़ा सा फिजिक्स का भी पता होना चाहिए कि एनर्जी है ना, समझिएगा, एनर्जी और वर्क डन एक ही चीज़ है, वर्क डन एक ही चीज़ है, लेकिन पावर अलग चीज़ है थोड़ा सा, है ना। एनर्जी, अगर कोई कहता है एनर्जी बराबर, तो एनर्जी बराबर हम कहते हैं हमेशा क्या होता है, P × T, पावर और
गुना समय, या पावर कोई पूछता है तो क्या बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम, या फिर पावर कोई पूछता है तो क्या कहते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। यही होता है जी, ये सब फिजिक्स में अपन जानते हैं, छोटा बेसिक चीज़ है ये सब, है ना। कोई पावर पूछता है तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, यही तो होता है हमारा, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझिएगा। अब हम समझते हैं यहाँ पे थोड़ी सी बात कि ये फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ, थोड़ी सी इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में, इंडक्टर के बारे में। दोनों कंपैरिजन भी आसानी से हो जाएगा, पता चल जाएगा, इसीलिए मैंने इसको लिया है। देखिएगा, कहता है इंडक्टर में जब भी एनर्जी स्टोर में आपसे बोलता है इंडक्टर के अंदर, तो फॉर्मूला होता है हाफ एल आई। अभी डेराइव करूंगा मैं। ये जो करंट हमेशा ध्यान रखिएगा, आई एम कर देता हूं, ये आई एम हमेशा कौन सा होता है, मैक्सिमम वैल्यू करंट, मैक्सिमम वैल्यू करंट, ये ध्यान रहे। मैक्सिमम वैल्यू कैसे, जैसे कि एसी सर्किट है ना, तो इसका आरएमएस वैल्यू हम लोग पढ़ लेते हैं। आरएमएस, अभी आरएमएस की चर्चा हम करेंगे, ठीक है ना, आरएमएस की चर्चा करेंगे। तो आरएमएस नहीं लेना है, ठीक है, यहाँ पे आरएमएस नहीं लेना है, यहाँ पे यही चीज ध्यान है। एसी में हम हमेशा क्या लेते हैं, आरएमएस, एसी सर्किट के अंदर हम हमेशा क्या लेते हैं, आरएमएस। लेकिन जब भी इंडक्टर में एनर्जी स्टोर की बात करें तो मैक्सिमम लेना। ये सब ट्रांजिएंट में आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी बस एक लिंकिंग देता हूं कि चीजें को समझ लेना है। कभी आपको बेसिक फॉर्मूला पूछ दे कि एनर्जी का स्टोर, ये एक सर्किट है, उसमें एनर्जी स्टोर बताइए कितना होगा, तो आप इसका हाफ एल आई, और जो आई एम है करंट जो मैक्सिमम है उसको आरएमएस से गुना नहीं करना, वो मैक्सिमम ही रहेगा। यानी ये वाला मैक्सिमम, मैंने पहले भी शायद डिस्कस किया इंडक्टर में, है ना, ये वाला मैक्सिमम करंट हमेशा देना है, ये ध्यान रहे। चीजें क्लियर है। तो यहाँ पे हमने देना है आई एम, ये वाला, ना कि आरएमएस। आरएमएस कहाँ पे आता है, आई आरएमएस यहीं पे आता है, कम होता है हमेशा। तो मैक्सिमम करंट देना है, ये वाला जो आई है ये वाला आई एम है, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रहे, उस वेव का मैक्सिमम पोर्शन वाला चीजें आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करने हैं, ध्यान रहे। कभी भी ये जो कोई लिखते हैं ना, एनर्जी स्टोर बराबर हाफ एल आई आर एम एस का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये गलत, इस चीज का ध्यान रहे आपको। इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको चूंकि डेराइव करूंगा इस फॉर्मूले को, है ना। चलिए मैं इसको डेराइव कर लेता हूं, है ना। अब देखिए ये फॉर्मूला आता है, थोड़ा सा समझिए। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे वर्क डन जो होता है पी टाइम के रिस्पेक्ट में इनटू dt, है ना। वर्क डन जो होता है टाइम इंटू पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम होता है कि नहीं, पावर इंटू टाइम। जैसे कि यहां से देखिए हमने बोला पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो इसका मतलब वर्क क्या होगा, पावर के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हमने देखा W ये वैल्यू होगा, और इसको मैं एलिब्रेट करना चाहूँ, समझिएगा, यहाँ से एलिब्रेट करना चाहूँ तो क्या होगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है जी, कम से कम इतना तो जानते होंगे ना, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है कि नहीं, वोल्टेज इंटू करंट पावर होता है, इतना खाली पता होना चाहिए अभी आपको। तो मैं लिखता हूँ V ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी इंटू डी टी। अब समझिएगा इंटीग्रेशन V ऑफ टी का इंडक्टर के लिए फॉर्मूला क्या लिखा था, इंडक्टर के लिए V का फॉर्मूला क्या लिखा था, हमने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे L डी आई बाय डी टी। V के लिए क्या फॉर्मूला था, L डी आई बाय डी टी इंटू आई ऑफ टी इंटू डी टी, ठीक है ना। जब इसी को सॉल्व करते हो ना इंटीग्रेशन में, इसी को जब सॉल्व करोगे तो ये सारे एलिमेंट जब सॉल्व करोगे तो यह आ जाता है, यहाँ समझिएगा L ये आई स्क्वायर, और इंटीग्रेशन जब होता है तो बटा 2। ये किस चीज़ के लिए है, वर्क डन के लिए। क्या होता है, वर्क डन, यानी एनर्जी बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, ये वर्क डन और एनर्जी एक ही चीज़ है, यहाँ वर्क डन ही लिख देता हूँ, या एनर्जी का बराबर लिख दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाता है हाफ, चूंकि देखिए ये होगा इसका इंटीग्रेशन, फाइनली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सॉल्व करोगे तो हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। चलिए कैपेसिटर की बात करूं, कैपेसिटर की बात करूं आइडियल कैपेसिटर के लिए, तो यहां भी समझिएगा, हमने बोला कि एनर्जी स्टोर जो होता है क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ सी वी स्क्वायर। अब चलिए इसके लिए भी वर्क डन या एनर्जी का फॉर्मूला कहेंगे तो हम कहेंगे P इंटू टी इंटू डी टी, स्मॉल टाइम के लिए इंटीग्रेशन ऑफ दी, पावर इंटू टाइम ही क्या होता है, वर्क या एनर्जी। इसी को आगे सॉल्व कीजिएगा तो क्या होता है V ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी इंटू डी टी। चलिए आगे बढ़िए,
नेक्स्ट वी ऑफ टी को यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है ना, वी ऑफ टी को यहाँ पे रखता हूँ। और आई के लिए फॉर्मूला क्या होगा, कैपेसिटर का हमने आई का फॉर्मूला लास्ट टाइम निकाला था, तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आई के लिए, जैसे यहाँ पे होता है एल डी आई बाई डी टी, तो यहाँ होता है सी डी वी बाई डी टी, सी डी वी बाई डी टी, और ये डी टी यहाँ से यहाँ आ गया। फॉर्मूला होता है करंट के लिए क्या, कैपेसिटर में सी डी वी बाई डी टी। चलिए फिर इस इंटीग्रेशन को और इस डिफरेंशिएशन को अगर एक साथ यहाँ पे सॉल्व करोगे तो सी आ जाएगा बाहर, और v का यहाँ पे क्या होगा वी स्क्वायर अब बटा 2, v के लिए क्या होगा वी स्क्वायर बटा 2, तो क्या हो जाएगा, इसी को बोलते हैं हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर या एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। ध्यान रहे यहाँ का भी वोल्टेज अब जो यूज होगा हमेशा ये वोल्टेज कौन सा होगा, मैक्सिमम। अगर एसी की बात की जाए, अगर इस कैपेसिटर में एसी दी जाए, हालांकि अभी वेवफॉर्म में हम चर्चा करेंगे, तो ये यहाँ का पीक वोल्टेज आता है। याद रहे हमेशा ये यहाँ का कौन सा वोल्टेज आता है, पीक वोल्टेज। आपको कम से कम एसी सर्किट के अंदर एसी और डीसी के बारे में चर्चा पता होना चाहिए थोड़ा सा, बाकी मैं इसके बाद आपको क्लास में कराऊंगा। अभी फिर भी ये किसी वेव का एसी होता है ना, तो एसी का मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ लेता है, क्योंकि मैक्सिमम के एनर्जी जितना मैक्सिमम जहाँ यहाँ पे करंट जाता है उतना ही ज़्यादा एनर्जी का स्टोरेज हो जाता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग हमेशा एनर्जी का स्टोर होता है, और इंडक्टर में मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग फील्ड हमेशा स्टोर होता है। मैक्सिमम करस्पॉन्डिंग यानी मैक्सिमम करंट जितना रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग, ये चीज़ें ध्यान रखने की चीज़ें हैं। और डिफरेंस बताइए, आपसे बोलता है बताइए इंडक्टर में क्या होता है जी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होता है। कैसे, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में इसमें एनर्जी का स्टोरेज होता है। हम तो अलग अलग टाइप का आपको पहले ही करा रखा है, ठीक है ना हमने। ये किसका विरोध करता है हमेशा, वोल्टेज के फ्लक्चुएशन का। ये किसका विरोध करता है, कैपेसिटर हमेशा वोल्टेज का फ्लक्चुएशन का, यानी कहीं वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा हो तो कैपेसिटर लगा दीजिए तो उसको रोकता है ये, है ना। लेकिन इंडक्टर किसके फ्लक्चुएशन को रोकता है, करंट के फ्लक्चुएशन, क्योंकि हमने शुरू में ही इंडक्टेंस बताया था, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो सडन करंट चेंज का विरोध करता है। तो इंडक्टर हमेशा किसका विरोध करता है जी, करंट के सडन चेंज का विरोध करता है इंडक्टर, और ये वोल्टेज के सडन चेंज का विरोध करता है ये कैपेसिटर। ये चीज ध्यान रखें, कैपेसिटर हमेशा किसका, वोल्टेज के सडन चेंज, मान लो फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा वोल्टेज करेगा उसका विरोध करता है, और ये करंट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा अगर कहीं पे तो उसका विरोध करता है। मान लीजिए आपके घरों में कई बार देखिएगा कि लाइट बहुत फ्लक्चुएट करता है, या फिर कई बार आप ये भी देखिएगा कई जगह कैपेसिटर से एकदम लास्ट में लगा होता है, वो क्या करता है, फ्लक्चुएशन को रोकता है। क्या करता है, फ्लक्चुएशन को रोकता है, वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को रोकने का काम करता है। तो इस तरीके से ये हो गया एक तरीके से इंडक्टर और कैपेसिटर। थोड़ी सी चर्चा में और यहाँ पे कर लूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप लोग यहाँ से इसको लिख लेंगे, इसको ये चीज लिख लेंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे से क्वेश्चन पूछे जाता है, बच्चा आरएमएस का स्क्वायर कर देता है यहाँ पे, करंट का या यहाँ वोल्टेज का। तो ध्यान रहिए हमेशा मैक्सिमम वोल्टेज है, कौन सा वोल्टेज है, मैक्सिमम, एसी वेव का मैक्सिमम वोल्टेज है। चलिए अब हम कुछ चर्चा और कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा हम कर लें, यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए तो आपको बहुत चीजें पता लगने लगेगा। देखिए अगर ये मान लीजिए इंडक्टर है, अगर ये हमारा इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, हमने बोला इंडक्टर L और कैपेसिटर C, ये हमेशा किस पे निर्भर करता है, तो आपको एप्सिलॉन A बटा D पे। तो कैपेसिटर कहीं पैरेलल प्लेट दो बन जाए, दो पैरेलल प्लेट हो, तो आपका कैपेसिटर बस एप्सिलॉन इंटू A इंटू D पे निर्भर करता है। करंट कितना आ रहा है जा रहा है उस पर कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही इंडक्टर का भी देखिए करंट कितना आ रहा है जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं। इंडक्टर जो है इसका फॉर्मूला हमने दिया था आपको, है ना, क्या दिया था फॉर्मूला, म्यू n स्क्वायर A बटा L, ये इंडक्टेंस का फॉर्मूला था। यानी आपने टर्नों की संख्या दे दिया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया, परमेबिलिटी दे दिया, लेंथ दे दिया, तो आपका इंडक्टर तैयार हो गया, ठीक है। तो क्या करंट का विरोध, अगर इसमें करंट जाएगा और इसमें जब करंट जाएगा, समझिएगा, जब इसमें करंट भेजो और इसमें करंट भेजो, अभी
सारे एसी की बात हो रही है। डीसी के आपको पता है, डीसी के लिए हमने बता रखा है इंडक्टर क्या होगा। चलिए, हमने पहले बता रखा था डीसी में इंडक्टर शॉर्ट करता है और ये ओपन हो जाता है। इसकी चर्चा अभी फिर हो जाएगी, एक बार समझिएगा। इंडक्टर आपका मान लीजिए आपने कॉइल बनाया, आपने कॉइल बहुत सारा 50 टर्न दे दिया, उसका इंडक्टेंस का वैल्यू फिक्स हो गया। एक टर्न, एक कोई वायर होता है, उसको मान लो 50 टर्न दे दिया तो उसका इंडक्टेंस का वैल्यू फिक्स हो जाता है। लेकिन इसका करंट का जो विरोध करेगा, वो करंट का जो विरोध करेगा वोल्टेज बटा डायरेक्ट इंडक्टर करता है क्या? नहीं। ये चीजें ध्यान रहे, कभी भी ये वोल्टेज, जैसे कि एक रजिस्टर की चर्चा की जाए, इसमें जब करंट जाता है और इसका रेजिस्टेंस R है तो यहाँ पे करंट का विरोध वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस होता है। लेकिन जब इसकी चर्चा की जाए तो कभी वोल्टेज बटा इंडक्टर नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना है। तो करंट का हमेशा कौन विरोध करता है? इसका रिएक्टेंस, यानी वोल्टेज जितना भी इसमें अप्लाइड होगा, इसमें जितना वोल्टेज अप्लाई करोगे आप, यहां से मान लो V वोल्टेज अप्लाई कर दिया आपने, V वोल्टेज, ठीक है ना। यहां से यहां कितना अप्लाई कर दिया? V। यहां एक दोनों का तार जोड़ा और यहां पे V वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा? V बटा XL किस पे निर्भर करता है? बटा XL, यानी इसका रिएक्टेंस। और XL क्या होता है? XL जो होता है 2πfL बराबर ओमेगा इंटू L। समझिएगा, मैं इसकी चर्चा करूंगा अभी इन दोनों का फेजर डायग्राम बनाएंगे तो ये सब चीजें फिर चर्चा में आएंगे। लेकिन इसका रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। समझिएगा, इसका रिएक्टेंस किस पे निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी पर। यानी सप्लाई कैसा फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, समझिएगा। यहां से ये तार है, ये तार है, यहां आपने दे दिया AC, क्या दिया जी? AC। तो इसकी फ्रीक्वेंसी मैं कहता हूं AC की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। कितना है? AC आपके घरों में आने वाला फ्रीक्वेंसी कितना? मान लीजिए 50 हर्ट्ज है। तो इंडक्टर पर जो होगा, इंडक्टर पे जो होगा उसका में कितना विरोध करेगा करंट को, ये डिपेंड किस पे करता है? उसके रिएक्टेंस पे। देखिए भागा हुआ है रिएक्टेंस पे, और रिएक्टेंस भी किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे। ये देखिए फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा रिएक्टेंस उतना ज्यादा होगा, करंट का उतना ही विरोध करेगा। ये मतलब जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वो करंट का उतना ही विरोध करेगा। तो इसको बोलते हैं क्या? रिएक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? XL को बोलते हैं रिएक्टेंस। अभी बात चर्चा करूंगा सब चीज। इसको बोलते हैं रिएक्टेंस, यानी XL को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस। चलिए थोड़ा सा इसको अब हटा देता हूं, क्योंकि ये चीज पहले भी बता रखा था, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। समझिएगा, XL को क्या बोला जाता है? रिएक्टेंस। रिएक्टेंस आपसे एग्जाम में पूछता है कि रिएक्टेंस किस पे निर्भर करता है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर। आपके घर में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, समझिएगा, आपके घरों में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो 50 हर्ट्ज है तो उस पे देखिए 2π इंटू 50 इंटू इंडक्टेंस का मान जो भी होगा वो उस रफ्तार से इसका विरोध करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी आपने बहुत ज़्यादा कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी बहुत करोगे तो रिएक्टेंस ये बहुत ज़्यादा होगा, तो करंट बेचारा क्या होगा? कम हो जाएगा। करंट क्या होगा? समझिएगा एकदम बारीकी से। अगर रिएक्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक कम करंट जाने लगेगा। तो यानी रिएक्टेंस हमेशा फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ये देखिए, है ना, फ्रीक्वेंसी कम तो रिएक्टेंस कम, रिएक्टेंस कम, ये देखिए रिएक्टेंस कम तो करंट बेचारा ज़्यादा जाएगा। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर है ना। तो रिएक्टेंस, इसका ये जो इंडक्टर है वो हमेशा रिएक्टेंस पे निर्भर करता है। किस पे? रिएक्टेंस पे, जिसको बोला गया XL। चलिए कैपेसिटर में भी मान लीजिए आपने वोल्टेज अप्लाई किया है AC में अप्लाई किया है V वोल्ट, क्या है? V वोल्ट, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? मान लीजिए 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तब यहाँ का जो ये समझिए कैपेसिटर है, इसमें ये डायरेक्ट कभी भी इसमें कितना करंट जाएगा? V बटा C कभी निर्भर नहीं करता, V बटा C निर्भर नहीं करता। तो क्या निर्भर करता है? I बराबर V बटा, ओम्स लॉ से V बराबर I R होता है ना, वही लगा रहा हूं, V बटा रिएक्टेंस क्या होता है? XC। यहाँ जिस तरीके से इसमें अपोज करता है करंट को क्या? रेजिस्टेंस, वैसे इंडक्टर में अपोज करता है इंडक्टेंस। यहाँ पे देखिए कौन सा? इंडक्टिव रिएक्टेंस, और यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और XL लगा दिया हूं, यहां समझिए L लगा दिया हूं तो कैसा? इंडक्टिव। कैसा? इंडक्टिव। L लगा दिया हो तो कैसा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और C लगा दिया हूं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसमें C लगा है तो इसको क्या बोलेंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ध्यान रहे, तो कभी भी करंट निकालने के लिए बोलेगा तो C से भागा नहीं देना है, उसका XC से भागा देना है। आपको ये कहेगा XC कैसे निकालेंगे? XC, XL तो पता है 2πf होता है, लेकिन XC क्या होता है? 1 बटा 2πfC। देखिए जस्ट उल्टा, समझिएगा, ये क्या होता है?
2πfL और ये होता है 1/2πfC। कैपेसिटर के लिए C आता है, इंडक्टर के लिए L आता है। इंडक्टर के लिए क्या आता है? L। ये ऊपर रहता है तो ये नीचे आता है, इसीलिए बोला जाता है इंडक्टर का हमेशा कैपेसिटर काउंटर करता है। इंडक्टर का कैपेसिटर हमेशा क्या करता है? काउंटर करता है। ये देखो, ये ऊपर में है तो ये बेचारा नीचे में है, ये हमेशा एक दूसरे का क्या करता है? काउंटर करता है। इसीलिए कभी आगे आप स्टडी करोगे तो क्या चीज होता है, हमेशा कहीं पे इंडक्टिव लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ कैपेसिटर लगाना पड़ता है ताकि वो कंपनसेट कर देता है। ऐसा ना हो कि बहुत लैगिंग लीडिंग हो जाए करंट वोल्टेज में, उस चीज़ से बचाने के लिए जहाँ इंडक्टिव ज़्यादा होता है वहाँ कैपेसिटर लगाते हैं, और जहाँ कैपेसिटिव लोड बहुत ज़्यादा होता है वहाँ इंडक्टर लगाते हैं ताकि काउंटर करे एक दूसरे का। चीज़ें क्लियर है? तो यहाँ पे होता है ये। अब इसमें क्या होता है समझिएगा, फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ाओगे इसका रिएक्टेंस उतना कम होता है। यानी यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से रिएक्टेंस कम होगा, तो रिएक्टेंस अगर कम होगा, समझिएगा, रिएक्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा जाएगा। तो समझिएगा, चीज़ों को समझिएगा। कैपेसिटर केस में क्या होता है, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करेंगे, कैपेसिटर केस में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करेंगे तो इसका रिएक्टेंस क्या होता है? अपोज करने वाला कम हो जाता है। अपोज करने वाला क्या होता है? कम। तो यहाँ पे फटाफट करंट जाएगा, फटाफट। हाई फ्रीक्वेंसी पर कैपेसिटर में क्या होता है? करंट बहुत फास्टली मूव करता है, ठीक है ना, ज़्यादा जाएगा, ठीक है। लेकिन इंडक्टर में क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं ये करंट का थोड़ा विरोध करता है, हमको पता है ये करंट का विरोध नहीं करता, ये वोल्टेज का अपोज करता है, लेकिन ये करंट का विरोध करता है, ठीक है। यहाँ देखिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, ये क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से रिएक्टेंस बढ़ेगा, और रिएक्टेंस के बढ़ने से करंट कम होगा। यानी करंट कम होगा, इसका मतलब रिएक्टेंस बढ़ रहा है। रिएक्टेंस किसका बढ़ेगा? यानी रिएक्टेंस बढ़ेगा तो करंट का विरोध करता है। यानी समझिए, रेजिस्टिव सर्किट में, समझिएगा बारीकी से, फाइनल कंक्लूजन बता रहा हूं। रेजिस्टिव सर्किट में जिस तरीके से रेजिस्टेंस करंट का विरोध करता है, इंडक्टर में करंट का विरोध उसका रिएक्टेंस करता है एक्सएल, और कैपेसिटर में उसके करंट का विरोध हमेशा एक्ससी करता है। क्या करता है? एक्ससी। इंडक्टर में एक्सएल और रेजिस्टेंस में आर, उसका प्रतिरोध। ध्यान रहे। और एक चीज, जिसलिए तो ये इसका विरोध करता है कौन? रेजिस्टेंस। तो इसकी यूनिट क्या होती है? ओम में। उसीलिए यहाँ एक्सएल का भी यूनिट हमेशा किस में होता है? ओम में। ये भी विरोध करता है, तभी ना सोचिएगा यहाँ I बराबर V बाय ओम, वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, वही ना करंट होता है। यहाँ भी वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, वही करंट होगा। इसलिए इसका यूनिट क्या होता है? ओम में। क्या होता है? ओम में। और XC का यूनिट भी क्या होता है? हमेशा ओम में। XC का यूनिट भी हमेशा किस में होता है? ओम में। इस चीजों का आपको बखूबी हमेशा ध्यान रहे। XC का यूनिट भी ओम में, करंट का यूनिट, सॉरी, XC का यूनिट भी ओम में, XL का यूनिट हमेशा ओम में, और रेजिस्टेंस का यूनिट भी हमेशा किस में? ओम में। ये तीनों पॉइंट क्लियर है, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में हमने पहले भी डिस्कस करा था। चलिए, अब एक चीज़ है, ये जब भी फ्रीक्वेंसी की बात कर दिया, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? AC सिग्नल की। इसका मतलब AC। लेकिन DC पे जब कोई पूछ दे कि इंडक्टर को अगर DC दिया जाए, ये किसकी बात हुई? अभी AC की। ये भी किसकी बात है? यहाँ पे AC की। क्योंकि फ्रीक्वेंसी की बात कर दिया, फ्रीक्वेंसी उसी में होता है जिसमें AC सिग्नल होता है। AC सिग्नल में फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है ना। अब अगर कोई कहे DC की बात, समझिए हम पहले भी DC की बात कर दिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपसे मैं बात कर लूँ अबाउट DC। समझिएगा, अबाउट DC अगर कोई आपसे पूछे DC के लिए, समझिएगा, अगर इंडक्टर में अप्लाई कर दोगे DC, इंडक्टर में अप्लाई कर दोगे DC, समझिए ये DC लगा दिया, DC लगा दिया, तो इसका रिएक्टेंस ही करंट का अपोज करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है? फॉर्मूला 2πfL। समझिएगा, अगर XL बराबर होता है 2πfL और DC का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जीरो। वोल्टेज चाहे कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जीरो। क्यों? क्योंकि डीसी का सिग्नल कैसा होता है? टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग कांस्टेंट। डीसी का सिग्नल टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट। और एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे इंडिया में 50 हर्ट्ज है। लेकिन किसी बैटरी, जैसे बैटरी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है जी? जीरो, क्योंकि वो डीसी है।
और AC आपके घरों में आने वाला है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे अगर कोई बैटरी लगा दी जाए किसी इंडक्टर में डायरेक्ट, तो ये कैसा हो जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी 0, तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगा 0, रिएक्टेंस 0। इसका मतलब अब यहाँ कोई अपोज करने वाला है ही नहीं, रिएक्टेंस का मान 0 मतलब कोई अपोज करेगा नहीं, करंट सीधे जाएगा, करंट सीधे जाएगा। इसीलिए बोलता है जब किसी इंडक्टर में DC सप्लाई देते हैं तो इंडक्टर कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है। ये क्वेश्चन ध्यान रहे, कई बार आपको एग्जाम में पूछ लेता है कि किसी इंडक्टर में अगर DC सप्लाई दिया है तो इंडक्टर कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट। चलिए कैपेसिटर की चर्चा कर ली जाए। इसमें अगर DC सप्लाई दोगे तो क्या होगा, देखिए आपको पता है इसमें करंट भी किस पे निर्भर करता है, वोल्टेज बट्टा रिएक्टेंस पे। वोल्टेज चाहे कुछ भी है, फ्रीक्वेंसी तो 0 होगा। अगर DC सप्लाई तो फ्रीक्वेंसी 0 होगा, तो फ्रीक्वेंसी अगर 0 होता है तो XC और क्या होगा 1/2 पाई FC, 1/2 पाई FC। तो 1/ फ्रीक्वेंसी 0 तो 0, तो XC का मान क्या हो गया जी, XC का मान क्या हो गया, 1/0 का मतलब क्या होता है, इन्फानाइट मतलब वेरी हाई। इन्फानाइट का मतलब क्या होता है जी, बहुत ज़्यादा। इन्फानाइट का मतलब बहुत ज़्यादा, रिएक्टेंस इतना ज़्यादा है कि करंट वोल्टेज भागा बहुत ज़्यादा। तो देखिए इतना ज़्यादा वोल्टेज है, वोल्टेज का लिमिट है 10, 20, 50, 100, लेकिन ये रिएक्टेंस कितना हो गया, इनफाइनाइट। तो कुछ वैल्यू को अनंत से भागा दोगे तो वैल्यू क्या हो जाता है, 0। वैल्यू क्या हो जाता है जी, 0। इसका मतलब करंट कितना गुजरेगा यहाँ से, 0। कितना, 0। करंट 0 मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं गुजरने दे रहा है। कैपेसिटर में जब DC सप्लाई दे दिया जाता है तो कोई करंट नहीं गुजरेगा। इसका मतलब ये कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट। कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट। ध्यान रहे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अगर किसी इंडक्टर में अब यहाँ पे करंट पूछा जाता है तो वोल्टेज बटा पूछते हैं XC, तो यहाँ पे वोल्टेज बटा XC क्या हो गया, एक तरीके से 0 है। ठीक है, तो समथिंग बटा 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। समथिंग बटा 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। समझिएगा, अगर किसी इंडक्टिव सर्किट में DC सप्लाई दोगे, DC मतलब बैटरी लगा दोगे, तो ये कैसा करेगा, ये क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। कैसा होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसीलिए ये बोला जाता है शॉर्ट सर्किट होता है इंडक्टिव केस में जब बैटरी लगाते हैं, DC सप्लाई लगाते हैं। लेकिन कैपेसिटर क्या करता है, ओपन। कैपेसिटर क्या कर देता है, ओपन। ये फ्रीक्वेंसी 0 सप्लाई, तो करंट 0 जा रहा है। करंट 0 मतलब ओपन। मान लो ये तार एक यहाँ, एक तार यहाँ है, करंट इससे इसमें नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ओपन सर्किट। आज जोड़ देंगे तो करंट जाने लगेगा, मतलब शॉर्ट सर्किट। ठीक है ना, वही चीजें हैं। क्लियर है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टर के केस में DC लगाते हैं तो AC लगाते हैं, तो AC लगाते हैं तो फ्रीक्वेंसी होता है कुछ ना कुछ, XL का वैल्यू आ जाता है, तो वहाँ पे वैल्यू अलग अलग है। तो आई होप आपने समझ लिया होगा कि इंडक्टर में ये एनर्जी स्टोर किस तरीके से होता है। दूसरी चीज मैंने बताया, इंडक्टर में AC सप्लाई देते हैं तो कैसे होता है, इंडक्टर में DC सप्लाई देते हैं तो कैसे काम करता है। सेम हमने बताया, एनर्जी स्टोर बताया कैपेसिटर का। उसके बाद हमने ये बताया कि कैपेसिटर में अगर AC सप्लाई देंगे तो क्या होगा, और उसके बाद अभी दिया DC सप्लाई दिया तो क्या हुआ, ये ओपन सर्किट होता है, ये शॉर्ट सर्किट होता है। बोलिए क्लियर है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। आगे क्लास में हम फिर कुछ एनालिसिस देखेंगे जिसमें कॉम्बिनेशन होगा रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर का। तो आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।